हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। और बहुत दिनों बाद ये वीडियो अपलोड हो रहा है। दरअसल कई लोग जो एप्लीकेशन पे या फिर यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे सवाल थे और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे सवाल थे। तो इसमें एक सवाल पे मैं इसमें बात करने वाला हूँ। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, ट्रेड को लेकर के। जो भी एलपी टेक्नीशियन में जो CBT 2 का पेपर होता है, उसमें जो ट्रेड पेपर होता है पार्ट बी में, उसके रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूँ। इसमें 3-4 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। सबसे जो पहला सवाल ये है कि कई लोग उसमें चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें कौन सा ट्रेड चूज़ करना चाहिए, कौन सा ट्रेड उन्हें पढ़ना चाहिए। तो उस पर सबसे पहला मेरा जवाब यही रहेगा कि अगर जो लोग ITI किए हैं या फिर डिप्लोमा किए हैं, बीटेक, जो भी अपने डिग्री ली हुई है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी आपने ट्रेड जिसमें पास किया है आपने, तो कोशिश ये करना है कि उसी के ही रिगार्डिंग आपको ट्रेड चूज करना है। अगर मान लीजिए कई लोगों ने मैकेनिकल ट्रेड चूज किया हुआ है या फिर पढ़ा है डिप्लोमा में या फिर बीटेक में, तो मैकेनिकल जो ब्रांच होता है लगभग 3 साल और या 4 सालों में बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब आप ITI करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड ही उसमें जो सारी चीज़ें होती हैं 2 साल के अंदर पढ़ाई जाती हैं। तो जो लोग डिप्लोमा और बीटेक किए हुए हैं उन्हीं लोगों को ज़्यादातर समस्या आ रही है कि वो लोग अगर मैकेनिकल किए हैं तो कौन सा ट्रेड उन्हें चूज करना चाहिए, या फिर कई लोग इलेक्ट्रिकल से किए हैं तो उन्हें कौन सा ट्रेड चूज करना चाहिए। तो इसके बारे में मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो भी आपका मेन ब्रांच है उसमें जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है उसको ही आप चूज करिए। अगर आप मान लीजिए कोई अदर ब्रांच का जो स्टूडेंट है या फिर आपने यूट्यूब पे देखा होगा, वहाँ से अगर आपने सोचा कि कई लोगों ने बताया कि ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान है, इसको मैंने पेपर दिया था और क्लियर हो गया था, तो देखिए जिनका अलग अलग बैकग्राउंड होता है और किसी का कोई सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग यूट्यूब पे चैनल पे अपना जो पार्ट बी है उसके बारे में हम लोग बताते हैं। तो मेरा जो ब्रांच था, जो पार्ट बी में मैंने पेपर दिया हुआ था, इलेक्ट्रिकल मेरा ब्रांच है, तो मैंने इलेक्ट्रीशियन को ही चूज किया था। मतलब मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं था, मुझे कोई और सब्जेक्ट चूज ही नहीं करना था, क्योंकि मुझे पता था कि इलेक्ट्रिकल जो सब्जेक्ट है उसमें जो बेसिक इलेक्ट्रिकल्स जो होते हैं वो सभी लोग CBT 1 के लिए भी पढ़ते हैं। कई लोग SSC की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें भी इलेक्ट्रिकल जो सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल जो सब्जेक्ट है फिजिक्स से रिलेटेड, तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना, पैरेलल में जोड़ना, या फिर उसके रिगार्डिंग R इक्विवेलेंट निकालना, ये इस तरह के कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आएंगे वो 3-4 क्वेश्चन तो वैसे ही आपके हो जाएंगे। हो सकता है कि वो पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े। और ये आपके CBT 1 में भी इंक्लूडेड है, CBT 2 के पार्ट ए में भी इंक्लूडेड है, और पार्ट बी में तो डेफिनेटली वो रहेगा ही रहेगा। तो ये सोचिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल से आपने किया या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने किया है, तो इलेक्ट्रिशियन अगर आपको चूज करने का मौका मिल रहा है तो देखिए कितना बेहतर चीज़ है कि उसके कुछ सब्जेक्ट, मतलब कुछ चैप्टर जो हैं वो आपके सारे पेपर में आपको फ़ायदा करेगा। तो आप सोचिए कि क्यों आप फिजिक्स, मैथ और इन सब सब्जेक्ट पे जाएं। हालांकि वो चीज़ एलिजिबल है, मैं बता रहा हूँ, पिछली बार भी ऐसा रहा है, लेकिन GDC में इस बार जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जो 12th बेस पे जो पोस्ट था उसमें ही सिर्फ उन लोगों को ही फिजिक्स और मैथ का ऑप्शन चूज करने के लिए दिया हुआ था। लेकिन फ्यूचर में ये बना रहेगा, जो नॉर्मल पेपर होते हैं जो RRB के थ्रू निकलता है, तो उसमें आपको पार्ट बी में फिजिक्स और मैथ चूज करने को मिलेगा। क्योंकि मेरे साथ जो एक दोस्त थे उन्होंने इलेक्ट्रिकल से पास किया हुआ है, लेकिन उन्होंने फिजिक्स और मैथ को ही पार्ट बी में चूज किया हुआ था। तो इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चूज करते हैं, आपको लगता है कि हाँ फिजिक्स और मैथ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, तो बड़ी बात नहीं है। हालाँकि पिछली बार लोगों ने कम ये सब्जेक्ट इसलिए लिया था क्योंकि उसमें जो सिलेबस था वो इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग दिया हुआ था, तो लोगों को लग रहा था हो सकता है ऐसा डिफ़िकल्ट पेपर ना बना दे। कभी भी अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, LP टेक्नीशियन की एग्ज़ाम की, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये पेपर ITI बेस्ड है। ITI के जो स्टूडेंट होता है वो 10+ ITI करता है, मतलब 10th तक का जो सिलेबस है वो उसमें इंक्लूड रहेगा और पेपर उसी के रिगार्डिंग ही बनाया जाएगा। जो ट्रेड पेपर भी होगा, ऐसा नहीं आपने बीटेक किया हुआ है तो 4th ईयर में, 3rd ईयर में बहुत डीप में आपने इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पढ़ा या फिर फिजिक्स या मैकेनिकल सब्जेक्ट बहुत मतलब डीप में आपने पढ़ा, तो उस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहता है। और दूसरा जो सवाल है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए उन्होंने इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रीशियन चूज कर लिया या फिर फीटर उन्होंने चूज कर दिया, हीट इंजन आपने चूज कर लिया है, तो उसको पढ़ना कैसे है। एक रेफरेंस पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए। ITI के स्टूडेंट के दिमाग में तो ज़्यादा कुछ रहता नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा वास्ट, मतलब बड़ा सिलेबस उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो उनके दिमाग में तो यही सिंपल सा बना रहता है कि भाई मैंने ITI किया हुआ और मेरा ये बुक है, इसी के अकॉर्डिंग पेपर बनेगा और मैं इसी के इर्द गिर्द की चीज़ों को मैं पढ़ूंगा। तो वो लोग तो क्लियर कट हैं इस बात को लेकर के। लेकिन एक डाउट उनके मन में भी ये रहता है, क्या रहता है कि जितने भी लोग ITI करते हैं, लगभग मैंने देखा है कि 80% से ज़्यादा तक लोग, लगभग 80% मान लीजिए, वैसे कहूँ तो ये संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इतने लोग, वो लोग ITI को उतना सीरियस ITI वो करते नहीं हैं।
कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग सिर्फ नाम उन्होंने लिखा दिया है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम देने जाते हैं या फिर एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं, क्लास भी करने जाते हैं, तो उतना अच्छे से वो लोग उसको ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। तो उन्हें ये डर बना रहता है कि मैंने अपने ITI के कोर्स में बिल्कुल भी अपने ट्रेड को पढ़ा ही नहीं है, और क्या मैं मतलब क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, कौन से चैप्टर मुझे पढ़ना चाहिए, कौन सा ईजी है, कौन सा डिफ़िकल्ट, यही उनको पता नहीं चल पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को, जैसे जिनका भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रीशियन जिन्होंने चूज किया है और उन्हें लगता है कि मैं पार्ट बी में इलेक्ट्रीशियन चूज करूँगा, तो वो लोग ALP का जो वीकली स्टडी प्लान है जो मैं अपलोड करता हूँ एप्लीकेशन पे, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी 16 वीक तक का स्टडी प्लान मैंने YouTube चैनल पे भी अपलोड किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ से अगर आप देखते हैं तो एक ओवरऑल आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरह से वीकली स्टडी प्लान चल रहा है। लगभग 10 वीक का स्टडी प्लान जो 0 लेवल का था वो एप्लीकेशन पर अपलोड होता है, और वहाँ पर वो कंटिन्यू हो गया। अब 11th वीक में मैं उसको रिविज़न के तौर पर वहाँ पर देखूँगा। तो ट्रेड में ये जो समस्या आती है कि किस चैप्टर को पहले पढ़ना चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल में जो इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है जिनका, मैंने 3 चैप्टर को वहाँ पे इंक्लूड कर दिया है 3 वीक तक में। तो सबसे पहले मैंने सेल एंड बैटरी और बेसिक इलेक्ट्रिकल को दिया हुआ था। तो ये जो चैप्टर है, जो इजी चैप्टर है, हर एक ट्रेड में आप देखेंगे 70% के आसपास जो चैप्टर हैं जो आपको लगेगा कि हाँ ये मैं पढ़ सकता हूँ, और इसमें के जो अच्छे खासे क्वेश्चन जो आएंगे मैं उसको कर ले जाऊँगा। बाकी 30% जो डिफ़िकल्ट चैप्टर हैं वो मुझे स्किप करना है। अब वो चीज़ें पता कैसे करनी है कि वो चैप्टर कौन से चैप्टर डिफ़िकल्ट हैं, तो हमेशा जो भी लोग पढ़ रहे हैं वो लोग ITI का एक बुक अपने जो नज़दीकी ITI के जो कॉलेज हैं वहाँ से जाकर के किसी भी स्टूडेंट से आप ले सकते हैं। हो सकता है कई लोग ऐसे हों जो ITI अभी कर रहे हों, या फिर हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ITI कर लेते हैं, वो प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते हैं, तो उनके पास अगर बुक पड़ी है तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो आप किसी भी नज़दीकी दुकान से जाकर के वहाँ पे एक ITI का उस ट्रेड का बुक आपको लेकर के रखना है। अगर आपने BTech किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, या फिर कोई भी कुछ भी आपने किया हुआ है, आपके पास वो बुक होनी चाहिए। मैंने भी इलेक्ट्रीशियन का निमी पैटर्न का एक बुक मैंने खरीद लिया था और मैंने उसी को पढ़ा था। देखिए BTech में तो बहुत ज़्यादा सिलेबस रहता है, तो उसको अगर मैं देख करके पढ़ूंगा तो हो सकता है मैं CVT 2 की तैयारी करने में सारा टाइम मैं उस ब्रांच के पेपर में ही लगा दूंगा, और इससे मेरा ब्रांच तो क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन जो पार्ट A का जो नंबर है उस पर प्रभाव पड़ेगा। अगर उस पर 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर तक का अगर प्रभाव पड़ता है तो 5-10 नंबर के आसपास में जो आप मेरिट में बहुत पीछे चले जाएंगे। हो सकता है कि पहले पैनल में आपका नाम ना हो, या फिर आखिरी पैनल में भी आपका नाम हो सकता था लेकिन आप 1-2 नंबर से रह गए और वेटिंग में चले गए। पिछली बार वेटिंग था, अब शायद रेलवे वेटिंग को इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो आप लोग वेटिंग में अगर आते हैं या फिर 1-2 नंबर से रह जाते हैं तो इसका बहुत बड़ा आपको नुकसान हो जाएगा। तो पार्ट A को तो ध्यान में लेकर के चलना है, लेकिन पार्ट B को कैसे पढ़ना है कि सिर्फ मेरा क्वालिफाइंग क्लियर हो जाए। 2 चीज़ क्या है कि कई लोग जो लोग टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो उसमें ये समस्या आ रही है कि कई लोग जो पार्ट B का पेपर दे रहे हैं तो किसी के 20 नंबर सही हो रहे हैं, किसी के 25 नंबर सही हो रहे हैं। तो देखिए पार्ट B में भी आपको जो नॉर्मलाइजेशन है, पिछली बार नॉर्मलाइजेशन पार्ट B में भी हुआ था, पार्ट A में भी हुआ था। तो पार्ट B में नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी बहुत सारे लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, हालांकि उनके पार्ट A में नंबर 75-80 तक के नंबर थे। तो सोचिए उनसे गलती कहाँ हुई कि जो इतना अच्छे स्टूडेंट थे फिर भी वो पार्ट B क्लियर नहीं कर पाए। पहला ऑप्शन समस्या ये होती है कि उन लोगों ने ट्रेड चूज करने में थोड़ी सी गलती कर दी। ट्रेड चूज करने में क्या गलती हुई कि पहले क्या था कि अगर एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही ट्रेड चूज करा दिया जाता तो थोड़ा सा उनकी सहूलियत होती, लेकिन CVT 1 के पेपर क्लियर होने के बाद, मतलब कंप्लीट होने के बाद ट्रेड पेपर को चूज करने का ऑप्शन मिला। तो अब उस समय एक समस्या ये आ गई कि जब दूसरा बार पेपर ट्रेड चूज करने का ऑप्शन मिला तो कई लोग जल्दबाजी में ऐसे ट्रेड चूज कर दिए जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं थी। कई लोग सिलेबस ही नहीं ढूंढ पा रहे थे, RDSO के साइड पे कई चीज़ों को सिलेबस उतने अच्छे से दिए नहीं थे, तो वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है। तो एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपको ITI का बुक उस ट्रेड का खरीद के रखना है। जो चीज़ें उसमें सिलेबस में दी हुई हैं, जो टॉपिक दिया हुआ, आप उसको कहीं से भी पढ़ लीजिए, लेकिन एक बार ITI की बुक से वो टॉपिक ज़रूर पढ़िएगा। और हर एक ITI के जो बुक में आप देखेंगे हर एक चैप्टर के बाद एक एक्सरसाइज होता है। एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि हो सकता है कि 10-15 क्वेश्चन ऐसे हों, ऑब्जेक्टिव दिए होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स दिए होंगे और मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन वहाँ पे दिए रहते हैं, तो उसको भी आपको करके रखना है। हूबहू क्वेश्चन मेरे इलेक्ट्रिकल ब्रांच था मेरा, और जो मैंने पार्ट B में इलेक्ट्रीशियन चूज किया हुआ था, तो पार्ट B में मुझे कई क्वेश्चन ऐसे दिखे कि ITI की बुक से हूबहू ऐसे ही पूछे गए थे। क्योंकि होता क्या, देखिए जब आप डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर BTech कर रहे हैं तो वो एक इंजीनियरिंग डिग्री है और उसमें थोड़ा सा डिटेल में चेक करके चीज़ों को पढ़ाया जाता है। लेकिन ITI जो डिग्री होती है वो टेक्निकल, मतलब टेक्नीशियन के तौर पे पढ़ाया जाता है। तो उसमें होता यह है कि
बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो प्रैक्टिकल डाटा उसमें दिया रहता है। जैसे इलेक्ट्रीशियन जो ब्रांच था मेरा, तो उसमें जो ITI में पढ़ाया जाता है बहुत सारे चीज़ें ऐसी दी रहती हैं कि जैसे घरों पे जो बोर्ड लगा होता है उसकी जो ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है, जो वायरिंग होती है, वायरिंग से रिलेटेड बहुत सारे डाटा दिए हुए थे। कुछ सिंबल से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि जो बुक्स हैं उसमें जैसे बोर्ड को कैसे हम एक सर्किट डायग्राम में बोर्ड को कैसे डिफाइन करेंगे सिंबल के आधार पर, उस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो वो आपको बीटेक में उतना बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि आप एक एज ए टेक्नीशियन काम करने नहीं जा रहे हैं। आप थियरी बेस्ड क्वेश्चन को, बहुत बड़े बड़े लेवल के जो डेटा वाले क्वेश्चन हैं उसको वहाँ पे ज़्यादा डीप में पढ़ाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें तो आपको पूछी नहीं जाएंगी, आपको डेटा वाली चीज़ें ही पूछी जाएंगी। तो कुछ डेटा वाली चीज़ें ऐसी थी जो मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि मुझे डेटा उतना ज़्यादा याद नहीं था और ITI के बुक्स को उतना डेटा जल्दी याद कर पाना मुश्किल होता है। तो पिछली बार क्या था, CPT 1 के बाद लोग तैयारी कर रहे थे। अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आपको नोटिफिकेशन से पहले ही इतना सारी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे चैनलों पे भी ये सारी बातें आप देख रहे होंगे। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जो भी चीज़ें पढ़नी है ईजी चैप्टर से हमें शुरू करना है और ITI का बुक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से एक सवाल और कई लोग पूछे हैं मुझसे कि अगर वो लोग ITI अभी कर रहे हैं और वो बार बार मुझसे ये पूछते रहते हैं कि क्या मेरी डिग्री पूरी हो जाएगी और तब वैकेंसी आएगी। तो ये दोनों सवाल एक ही में इंक्लूडेड है कि एक ही डायरेक्ट उनका पूछने का मतलब यही है कि वैकेंसी कब आएगी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड चाहे इस पॉइंट पे मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वैकेंसी कब आएगी। पेपर कटिंग और इस तरह की चीज़ें आप YouTube पे बिल्कुल देख सकते हैं। आप डेली आप सर्च कर लीजिए LP वैकेंसी 2023 से रिलेटेड, और आपको डेली आपको कम से कम 8-10 वीडियो बड़े चैनलों के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से देख करके जो भी आपको अनुमान लगाना है आप लगा सकते हैं। मेरे चैनल पर या फिर मेरे द्वारा इस तरह का प्रेडिक्शन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं तो यही कहूँगा, जो लोग पढ़ेंगे वही लोग एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। बाकी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो लोग नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार करते हैं। तो अगर जो लोग नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, उनमें सिलेक्शन होने की जो संभावना है, मुझे लगता है कि 1% से कम स्टूडेंट ही वहाँ पे सिलेक्शन ले पाएंगे जो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे। क्योंकि इस बार कंपटीशन पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा रहेगा और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पिछली बार भी थोड़ा बहुत नंबरों से रह गए थे, वो अगर इस बार एज क्राइटेरिया में अगर हैं तो वो लोग इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली निकाल ले जाएंगे, क्योंकि उन्हें 2-3 एग्ज़ाम का रेलवे का अनुभव हो गया है। और अगर सेम उतनी ही वैकेंसी अगर रहती है तो भी इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, पेपर का लेवल अगर चेंज नहीं होता है तो। दूसरी बात क्या है कि NCERT पे ध्यान दीजिए आप लोग, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन पे मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के NCERT के अंडरलाइन किए हुए PDF अपलोड किए हुए हैं। जो लोग द स्टूडेंट के गाइडेंस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो वो लोग द स्टूडेंट स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप जा करके जुड़ सकते हैं। अगर आपको गाइडेंस बैच की ज़रूरत है तभी आप ज्वाइन करिए। पहले अच्छे से आप वो एप्लीकेशन ओपन करिए, देखिए। 2-3 वीडियो वीकली स्टडी प्लान की यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं और उसमें हर एक फोल्डर के वीडियोज़ को जो फ्री में अवेलेबल हैं उसको आप देखिए। अगर आपको लगता है कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो ही आप ज्वाइन करिए। अगर आपने कोई और बैच ज्वाइन किए हुए हैं और अगर आपको लगता है कि वहाँ मुझे बेहतर गाइडेंस मिल रहा है और मैं एग्ज़ाम निकाल पाऊंगा, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, मतलब इस बैच को स्किप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इसमें ज्वाइन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन मैंने जितना भी इस प्रिपरेशन में जो भी सीखा है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वहाँ पे मैं वीक में 7 दिन 8 दिन बाद लाइव सेशन लेता हूँ। जो लोग उसमें टारगेटेड बैच में जुड़े हुए हैं और जो उनके डाउट्स रहते हैं, जो इस प्रिपरेशन के दौरान उनकी समस्याएँ होती हैं, उनको मैं वहाँ पर रिजॉल्व करता हूँ। और जो भी मेरे द्वारा हो सकता है नोट्स के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से उनको गाइड करना, मैं ज़रूर गाइड करता हूं। और ये प्रक्रिया लगभग मेडिकल के बाद तक चलता रहेगा। DV में भी ऐसे वीडियो जो वहाँ पे आते रहेंगे, पर्सनल गाइडेंस वहाँ पे मिलता रहेगा। जो लोग उस बैच में जुड़े रहेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा उससे। लेकिन फिर भी मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, अगर आप इच्छुक हैं तभी आप जिसमें ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।